हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट में एक नया प्रोविज़न इंसर्ट किया गया है जो कि बहुत चर्चा में है। सेक्शन 43B में क्लॉज H यहाँ पे इंसर्ट किया गया है और इसमें बोला गया है कि अगर आप अपने सप्लायर को 45 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका वो एक्सपेंसेस डिसअलाउ कर दिया जाएगा और आपकी इनकम उतने अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगी और अल्टीमेटली आपको उसमें टैक्स पे करना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे सप्लायर में क्या कवर होगा? तो यहाँ पे बोला गया है कि सप्लायर जो कि एमएसएमई में रजिस्टर्ड होना चाहिए और साथ में एमएसएमई में 3 कैटेगरी है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। तो वो सप्लायर आइदर माइक्रो में कवर हो या स्मॉल में कवर हो, मीडियम में कवर नहीं होना चाहिए। माइक्रो मीन्स क्या होता है? जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू 1 CR हो और टर्नओवर अप टू 5 CR हो। स्मॉल में कौन कवर होता है? जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू 10 CR हो और टर्नओवर अप टू 50 CR हो। तो अगर ऐसा कोई सप्लायर है जो कि एमएसएमई में रजिस्टर्ड है और माइक्रो या स्मॉल में कवर है, अगर ऐसे किसी सप्लायर से आपने कुछ परचेज किया है, यहाँ पे ये भी देखना है कि वो सप्लायर आइदर मैन्युफैक्चरर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो। ट्रेडर नहीं होना चाहिए। अगर वो ट्रेडर होता है, फिर चाहे वो रिटेलर हो या होलसेलर हो, तो उसमें ये 45 डेज़ वाली कंडीशन और 15 डेज़ वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि अगर कोई सप्लायर जिससे आपने कुछ खरीदा है या कोई सर्विस ली है और वो सप्लायर अगर मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है और साथ में अगर वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है और वो आइदर माइक्रो में कवर होता है या स्मॉल में कवर होता है, तो ऐसे किसी सप्लायर से अगर आपने कुछ परचेज किया है या सर्विस ली है तो 45 डेज़ के अंदर उसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे 15 डेज़ भी किसी जगह बोला गया है, तो वो क्या है? तो यहाँ पे बोला ये गया है कि अगर आपका उस सप्लायर के साथ कोई एग्रीमेंट है, वैसी कंडीशन में 45 डेज़ की कंडीशन लगती है, और अगर आपका उसके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है तो वहाँ पे 15 डेज़ की कंडीशन लगती है। अगर आपका उस सप्लायर के साथ एग्रीमेंट नहीं है तो वैसी कंडीशन में आपको 15 डेज़ के अंदर उसको पेमेंट करना कंपलसरी है, और अगर एग्रीमेंट है तो 45 डेज़ के अंदर पेमेंट करना कंपलसरी है। अगर इस टाइम पीरियड के अंदर पेमेंट नहीं किया गया तो क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में जो आपका एक्सपेंसेस है, जो परचेज है, वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। और वो अलाउ कब होगा? वो फिर एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउ होगा। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर अभी 23-24 चल रहा है, तो इस पीरियड का अगर कोई एक्सपेंसेस है या परचेज है जिसका पेमेंट अगर आप 45 डेज़ के अंदर कर देते हैं तो आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ही वो अलाउ हो जाएगा। और अगर आप 45 डेज़ के अंदर नहीं करते हैं तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर आप उसका पेमेंट कर देते हैं तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो आपको अलाउ हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि ये बायर के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, बायर को पेमेंट करना है सप्लायर को स्पेसिफाइड टाइम में, तो क्या ये कौन से बायर के ऊपर एप्लीकेबल होगा? मीन्स यहाँ पे बहुत सारे लोग ITR 4 फाइल करते हैं 44 AD में या ADA में, जिसको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बोला जाता है। तो क्या उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा क्या? तो ये 44 AD 44 ADA में जो कवर होते हैं, जो अपना ITR 4 फाइल करते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। मीन्स ऐसी कंडीशन में वो अपने सप्लायर को 15 डेज़ या 45 डेज़ के बाद भी पेमेंट कर सकते हैं। डिसअलावेंस वाला क्राइटेरिया उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। मीन्स ये किन के ऊपर एप्लीकेबल होगा? तो यहाँ पे वो बायर जो आइदर टैक्स ऑडिट में कवर हैं या फिर जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और ITR 3 फाइल करते हैं, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, अगर यहाँ पे पेमेंट आफ्टर 45 डेज किया जाता है, आफ्टर ड्यू डेट किया जाता है, तो परचेज या एक्सपेंसेस तो डिसअलाउ हो जा रहा है, और उस परचेज और एक्सपेंसेस में जो अगर आपने GST में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया है तो क्या वो भी रिवर्स करना पड़ेगा? तो फ्रेंड्स, GST
में अलग प्रोविज़न है, जीएसटी में ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा। जीएसटी में 180 डेज़ का अलग प्रोविज़न है, 180 डेज़ का अलग प्रोविज़न दिया है वहाँ पे। तो ये 45 डेज़ वाला प्रोविज़न जीएसटी में एप्लीकेबल नहीं होगा। मीन्स इवन आपका यहाँ पे अगर एक्सपेंसेस डिसअलाउ कर भी दिया जाता है तो भी जीएसटी में आपको आईटीसी रिवर्स नहीं करना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि जो 15 डेज़ की कंडीशन है, मीन्स अगर जहाँ पे बायर और सप्लायर का एग्रीमेंट नहीं है तो वहाँ पे 15 डेज़ की कंडीशन एप्लीकेबल हो जाती है। तो वो एग्रीमेंट जो है वो एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, रिटन एग्रीमेंट चलेगा, ओरल चलेगा। कई बार इनवॉइस में ही अगर हम मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पे पेमेंट 45 डेज़ के अंदर कंपलसरी है, तो क्या वो भी एग्रीमेंट कहलाएगा? तो फ्रेंड्स, लॉ में, एक्ट में एग्रीमेंट के बारे में ये बोला गया है कि रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। और अगर आपने इनवॉइस में ही मेंशन कर दिया है, अगर सप्लायर ने अपने इनवॉइस में ही मेंशन कर दिया है कि इतने इतने समय के अंदर उसको पेमेंट चाहिए, तो फिर वो एग्रीमेंट है, ये माना जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रिपरेशन क्या क्या करना है इस प्रोविज़न से रिलेटेड। तो यहाँ पे बायर अगर 44AD 44ADA में कवर है तो उसको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर टैक्स ऑडिट में कवर है या फिर ITR 3 फाइल करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है तो ऐसी कंडीशन में उसको अपने हर एक सप्लायर को आइडेंटिफाई करना होगा। हर एक सप्लायर से कुछ डिटेल्स मांगनी होगी, जैसे उसको हर एक अपने सप्लायर का उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मांगना होगा, पैन कार्ड ले लें, साथ में अगर कंफर्मेशन ले लें कि वो सप्लायर आपका माइक्रो में कवर हो रहा है, स्मॉल में कवर हो रहा है या मीडियम में कवर हो रहा है। अगर ये कंफर्मेशन ले लिया जाए और अगर उसका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया जाए तो उससे भी ऑनलाइन यहाँ पे चेक किया जा सकता है कि वो सप्लायर कौन से कैटेगरी में रजिस्टर्ड है। तो इतना ये प्रिपरेशन करना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि जो सप्लायर है वो पहले से उद्यम का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया था, बट उसने आपको कोई सप्लाई की, कुछ सामान बेचा या कोई सर्विस प्रोवाइड किया, उसके बाद वो उद्यम में रजिस्टर्ड हो जाता है, उद्यम रजिस्ट्रेशन ले लेता है। तो क्या ऐसी कंडीशन में भी क्या आपको उसको 45 डेज़ के अंदर या 15 डेज़ के अंदर पेमेंट करना है क्या? तो फ्रेंड्स, ये प्रोविज़न जो है ये रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबल नहीं है। ये प्रोविज़न तभी एप्लीकेबल होगा जब सप्लाई करने से पहले अगर आपका सप्लायर MSME में रजिस्टर्ड है तो ही 45 डेज़ की कंडीशन या 15 डेज़ की कंडीशन एप्लीकेबल होगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि आपने अपने सप्लायर को चेक तो दे दिया, पेमेंट का चेक दे दिया, बट सप्लायर आपका 45 डेज़ के बाद उसको प्रेजेंट कर रहा है, क्लियरेंस 45 डेज़ के बाद हो रहा है। तो क्या ऐसी कंडीशन में भी डिसअलाउ होगा आपका एक्सपेंसेस? तो फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में डिसअलाउ नहीं होगा। हाँ, अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो फिर डिसअलावेंस होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे और आता है कि हमने अपने सप्लायर को अपनी बुक्स में क्रेडिटर्स नहीं दिखाया है, एज अ प्रोविज़न खड़ा कर दिया है, तो क्या ये प्रोविज़न एप्लीकेबल होगा? तो बिल्कुल, अगर आपने एज अ प्रोविज़न भी दिखाया है तो भी आपको उसको 45 डेज़ के अंदर पेमेंट करना होगा। फ्रेंड्स, ये प्रोविज़न कब से एप्लीकेबल है? तो ये 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल है। मीन्स ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 23-24 इसके लिए एप्लीकेबल है। इसके पहले के जो क्रेडिटर्स हैं, जो कि आपके ओपनिंग क्रेडिटर्स होंगे, एज ऑन 1 अप्रैल 2023 आपके जो ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, 23-24 के जो भी क्रेडिटर्स हैं उनके ऊपर ये एप्लीकेबल हो जाएगा। मीन्स आपको क्या देखना है कि 23 फाइनेंशियल ईयर 23-24 के जो भी क्रेडिटर्स हैं उन सब का पेमेंट आप 31 मार्च 2024 तक क्लियर कर दें। अदरवाइज एक्सपेंसेस आपके डिसअलाउ कर दिए जाएंगे। जब आपका ऑडिट होगा तो आपका ऑडिटर जो है उसको डिसअलाउ करेगा और अल्टीमेटली आपकी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज होगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, जैसे मान लीजिए अभी फरवरी 2024 चल रहा है, अगर अभी आप कुछ परचेज करते हैं, वैसी कंडीशन में
45 डेज जो है वो मार्च के बाद एंड होगा। आपकी जो ड्यू डेट है वो मार्च के बाद आएगी, मीन्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या यहाँ पे चीज़ें राइज होती हैं? तो ऐसी कंडीशन में देखिए, आपकी ड्यू डेट जो है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आ रही है, बट अगर आप ड्यू डेट में पेमेंट कर देते हैं तो करेंट फाइनेंशियल ईयर में ही आपका एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा, मीन्स फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ही वो खर्चा आपको दिया जाएगा, अलाउ कर दिया जाएगा। अगर आप 45 डेज के बाद पेमेंट करते हैं तो वैसी कंडीशन में फिर वो खर्चा आपका एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउ होगा, मीन्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पे अलाउ कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच।